अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेक्चर नंबर 9 में आपके लिए लाया हूं। जैसा कि आपने टाइटल से देखा ही होगा, थंबनेल पे भी देखा होगा कि आज हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक का सेकंड पार्ट और वही इसका लास्ट पार्ट भी होगा। तो वीडियो को पहले से लास्ट तक देख लीजिए। देखिए, मैंने इससे पहले बताया था कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम करना है। कंज्यूमर को क्या करना है? इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है। इसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, मैक्सिमम सेटिस्फाई करना है। अब वो कैसे करे, कितने प्रोडक्ट्स ये खरीदे, कितनी क्वांटिटीज खरीदे प्रोडक्ट्स की, सच दैट वो सेटिस्फाई हो जाए। मैंने आपको वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से पढ़ाया था। बट उसके बाद एलन आया, हिक्स आया, ठीक है। उन्होंने बोला भाई ये जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से हम कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, इसमें कुछ खामियां हैं। वो खामियां क्या थी? वो सबसे बड़ी खामियां थी, उन्होंने बोला यूटिलिटी एक ऑर्डिनल कंसेप्ट है, यानी ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। इसको हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। मार्जिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं और वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बदले अब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक पढ़ रहे हैं। और इसका मेन जो ज्यादा जाता है, मतलब कंट्रीब्यूशन, वो एलन एंड हिक्स को जाता है। तो अब इस जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8, अगर आपने अभी वो नहीं देखा, सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं उन सबसे गुजारिश होगी कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आपके लिए बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश होगी कि अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, आप सबसे पहले कम से कम पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। ये तो असल में इकोनॉमिक्स सीरीज से चल रही है, यानी अगर आपने पहला वीडियो देखा, दूसरा समझ आएगा, दूसरा समझ आया, तीसरा, चौथा, इसी तरह पांचवा। बीच में अगर देखोगे तो हो सकता है 50% समझ आएगा, 50% समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसको प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज देखिए, आप देखेंगे फिर रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे। चलिए, तो इसका मतलब पिछली बार हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। इंडिफरेंस कर्व क्या था, क्यों लाया गया, फिर उसके एजम्पशंस क्या थे, है ना, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या थे, सारा का सारा हमने डिस्कस किया। अब एक चीज नहीं डिस्कस किया हमने, अब सर जी हमने पिछली बार मार्जिनल यूटिलिटी से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बताया था आपने, है ना, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब आता है। लेकिन सर जी आपने इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तो पढ़ाया नहीं, आपने खाली बताया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। चलिए, लेकिन इस टॉपिक को, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमको कंज्यूमर का बजट भी देखना पड़ेगा। क्यों? देखो भाई, मैं बोलूंगा मेरी सेटिस्फेक्शन है, मैं ऑडी कार लाऊंगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। अरे भाई, सेटिस्फाई तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरा बजट भी तो नहीं है ना उतना। मैं अपने बजट के हिसाब से बात करूंगा। इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा ये अक्ल वाली टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है इंडिफरेंस करो। क्यों? इसमें बजट का भी ख्याल रखना है भाई जी। इसमें क्या रखना है? बजट का ख्याल रखना है। हाँ, अब कंज्यूमर को सेटिस्फाई देखना है, उसको करना है, मगर उसको अपने बजट पर भी नजर रखनी है ना, कि वो बजट से बाहर जाएगा। जो चीजें उसके हाथ में नहीं होगी, उससे कैसे वो सेटिस्फाई हो गया? वो हो गया ख्याली पुलाव में जाना, ख्याली दुनिया में जाना, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब हमें पहले कंज्यूमर का बजट भी देखना पड़ेगा। भाई जी, कंज्यूमर अगर है, इसके पास पहले पैसा कितना है? अरे भाई, वो पैसा भी देखना है ना, इसके पास कितना है। जिस हिसाब से इसको पैसा होगा, हम उसी के हिसाब से इसको ऐसे इक्विलिब्रियम बताएंगे कि इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उन पैसों से मिलनी चाहिए। अब ये बोलेगा मेरे पास 60 रुपए है, ये सेटिस्फेक्शन ढूंढेगा लाख रुपए की, वो तो वैसा नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये हो गया, हमें पहले कंज्यूमर का बजट भी मालूम करना है। इसका मतलब हर कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम डिफरेंट होगा। जिसके पास जैसा बजट होगा, उसके पास वैसा ही इक्विलिब्रियम होगा। तो चलिए देख लेते हैं बजट और इक्विलिब्रियम का आपस में क्या कनेक्शन है। अच्छे से देखना बेटा, वीडियो को पहले से आखिर तक देखोगे, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेना है कंज्यूमर्स बजट। अरे भाई, मेरा बजट कितना है, मेरा कितना बजट है, देख लीजिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया है, मिसाल के तौर पर
मैं कंज्यूमर हूं, मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मुझे मेरे पास दो है, गुड वन है, क्योंकि अभी तक हम एज्यूम कर रहे हैं हम दो गुड्स खरीद रहे हैं, एक गुड और दूसरा गुड, है ना। तो अब देख लीजिए, मान लेते हैं मुझे गुड वन और गुड टू खरीदना है। अब मेरे पास बजट लेकिन टोटल है 60 रुपीज़। मैं 60 रुपीज़ के अलावा 1 टक्का भी नहीं खर्च कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कुछ। अब मान लेते हैं ये जो आपके पास बेटा गुड वन है, ये जो आपके पास गुड वन है, मान लेते एज्यूम कर लो इसका रुपीज मार्केट में जब मैं लाऊंगा ना, 1 यूनिट मुझे 2 रुपये में मिलती है। कितने मिलती है? 2 रुपया में। और गुड टू मिलता है मुझे ₹1 पर यूनिट। अब जरा देखो बेटा, मैं कितनी पॉसिबिलिटीज से इन गुड्स वन और गुड्स टू की क्वांटिटीज खरीद सकता हूं। कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, देखो कौन कौन सी, जरा वो लिखते हैं। कभी कभार मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा, क्योंकि अब हमें नजर रखनी है हमारे पास 60 रुपये है और गुड वन 2 रुपये का मिलता है 1 यूनिट, गुड टू 1 रुपये का मिलता है 1 यूनिट। अब अगर मैंने 60 के 60 खर्चाइए, मैं कैसे उसको मतलब स्पेंड कर सकता हूं? बहुत तरीके हैं। जैसे मिसाल, कभी कभार मैं करूंगा काम, हो सकता है मैं गुड वन का कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदूं, 0 प्रोडक्ट खरीदूं। बताओ क्या मुझे इसको पैसा देना पड़ेगा? कुछ नहीं। इसका मतलब गुड वन कितने में है? 1 रुपये। गुड टू, यहाँ पे यूनिट ऑफ गुड टू है, गलत हो गया है, ठीक है, ये गुड टू है। बताइए मैं गुड टू के कितने खरीद सकता हूं? मुझे है ना 1 रुपये में। अब मुझे 60 के 60 अभी ऐसे ही बचे हैं, तो मुझे 60 में खरीद सकता हूं। अब हो सकता है अब मैं गुड वन को बोलूंगा, भाई अब मुझे गुड वन भी जरूरत है, चलो गुड वन की थोड़ी क्वांटिटी लेते हैं। अब अगर आपने 10 लिए, इसका मतलब हमें 20 रुपये खर्च हो गए, 40 रुपये बच गए, उन 40 में गुड टू लिए। अब अगर 20 लेंगे हम गुड वन को 20 लिया, दैट मीन 40 रुपये खर्च हो गए। अब आपको 20 रुपये बच गए, 20 रुपये को आप गुड टू के 20 यूनिट्स ले सकते हो, है ना। इसी तरह अगर आपने 30 यूनिट गुड वन के लिए, 30 का मतलब आपको 60 रुपये खर्च हो गए, क्योंकि 2 रुपये में है ना 1 यूनिट। इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं, 0 बच जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस आ गई बेटा जी, ये यहाँ पे 2 है, ये जो 0,60, 10,40, 2,20,20, 30,0, इन्हीं को बोलते हैं बजट सेट। तो बजट सेट क्या होता है बेटा जी? और बजट सेट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। It refers to the attainable combination of a set of two goods given price of goods and income of the consumer। भाई एक कंज्यूमर की इनकम क्या है और उसका प्राइस क्या है उन गुड्स का। अरे भाई एक कंज्यूमर का प्राइस क्या, एक कंज्यूमर का बजट क्या है और उन गुड्स का प्राइस क्या है जो वो खरीद रहा है। अब वो किस तरह से अपने गुड्स को खरीद सकता है, किस पॉसिबल, कौन कौन सी पॉसिबल तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वो इन गुड वन और गुड टू को डिफरेंट क्वांटिटीज में खरीद सकता है। वो वैल्यूज होंगे, वो पॉइंट्स होंगे, वो कॉम्बिनेशंस होंगे, वो पॉसिबिलिटीज होंगे, उनको बोलते हैं बजट सेट। अगर आप इन पॉसिबिलिटीज को ग्राफ पे प्लॉट करोगे, आपको एक लाइन बन जाएगी बेटा, आपको एक लाइन बन जाएगी। वो लाइन क्या डिपिक्ट करती होगी? हर एक पॉइंट इस बजट लाइन पर, उसको बोलते हैं बजट लाइन। जब आप बजट सेट के ये पॉइंट 0,60, मिसाल ये 0,60 है, 10,40 है, 20,20 है, 30,0 है, जब आप इन्हीं को प्लॉट करोगे ग्राफ पे, एक्स रखोगे, गुड वन रखोगे एक्स एक्सिस पे, गुड टू रखोगे वाई एक्सिस पे, तो जो लाइन बनेगी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो लाइन बनती है, उस लाइन को बोलते हैं या तो बजट लाइन या तो प्राइस लाइन। अब सर कैसे? मिसाल आपको है 0,60, तो ये आपका आ गया 0,60 ये वाला पॉइंट। आपको है 10,40, ये आपका 10,40 है बेटा, मान लीजिए ये आपका 10,40 है। इसी तरह ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका लेट सपोज 20,30, मिसाल की तौर पर ये 20,30 है। इसी तरह 20,20 है, तो ये 20,20 यहां पर है ना। तो इसी तरह ये सारा बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, सिंपल अल्फाज में और समझ लो, बजट सेट वो वाली कॉम्बिनेशंस हो सकती है, बजट सेट वो कॉम्बिनेशंस हो सकती है 2 गुड्स की, डिफरेंट गुड्स की, सच दैट, मतलब ऐसे वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है कि उसका जो कंज्यूमर है उसका बजट पर ध्यान भी रखा जाए और जो प्राइस ऑफ गुड है उस पर भी ध्यान रखा जाए। तो कौन कौन सी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जो आप गुड्स की क्वांटिटीज को ले सकते हो, उसको बोलते हैं बजट सेट। अगर आपने इसी बजट सेट को क्या किया बेटा, ग्राफ पे ड्रॉ किया ना, तो वो क्या बनेगी? बजट लाइन बनेगी। अब इसका मतलब ये हो गया, अगर हम बोलेंगे ये हमारे पास बजट लाइन है, समझ लो, अच्छे से समझ लो, ये बजट लाइन है या इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं।
बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स बजट लाइन पे होंगे उसके कुछ फीचर्स होंगे। नंबर वन फीचर होंगे, जितने भी पॉइंट्स आप बजट लाइन पे दोगे ना, इसका मतलब कंज्यूमर जो है ना वो अपना जितना भी उसके पास मनी होता, कंज्यूमर्स मनी, वो सारा का सारा स्पेंड होता है, कुछ भी उसमें बचता नहीं है। समझ आ रही है बात कि नहीं? अरे भाई सिंपल बात है, अगर मान लेते ये वाला पॉइंट लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, 60 इसने एक्स लिए है लेकिन 60 वाई, इसका मतलब 60 थे रुपए इसके, 60 के 60 खर्च हो गए। जो भी पॉइंट आपको यहां पर इस बजट लाइन पर मिलेगा, हम इसमें क्या होता है, इसमें कंज्यूमर के सारा का सारा जितना भी इसका बजट था ना वो सारा का सारा स्पेंड होता है। दूसरा चीज क्या होगा, जो भी इस बजट लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे, मिसाल के तौर पर ये लेट सपोज, जरा अगर मिसाल के तौर पर हम ये मान लेते हैं यहां पे ये लेट सपोज ये 30 है, लेट सपोज ये 30 इसका है, ये एक्स, वाई कितना होगा, वाई मान लेते ये 40 है, ये अनअटेनेबल है, ये नॉन अटेनेबल है, इसको अटेन नहीं कर सकता है कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि 30 गुड वन कितने इसको मिलेंगे, 60 रुपीज में, तो खत्म आ गए ना इसके तो 60 रुपए, अब तो ये खरीद ही नहीं सकता है ना। इसका मतलब जो भी पॉइंट्स आपको इस बजट लाइन के ऊपर आएंगे, जो भी पॉइंट्स इस बजट लाइन के ऊपर आएंगे बेटा, वो नॉन फीजिबल होंगे, वो नॉन अटेनेबल होंगे। क्यों? क्योंकि उस कंज्यूमर के पास, बेचारे के पास उतने पैसे है नहीं कि वो इतना खरीद सकता है। इसका मतलब जो भी ये वाले पॉइंट्स है, ये वाला रीजन है, ये सारा अनअटेनेबल है कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर बेचारा वहां पहुंच नहीं सकता है। आगे देखेंगे हम, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ये प्राइस लाइन जो है ना अब ये इधर बढ़ जाएगी, वो आगे देखेंगे जब कंज्यूमर का हो सकता है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ गई। अब लेकिन अगर हम ये पॉइंट्स अंदर लेंगे, मिसाल के तौर पर हमने ये वाला पॉइंट लिया, लेट्स सपोज ये 10,20 है, ये जो अंदर वाले पॉइंट्स है बेटा, ये पॉइंट्स क्या ये अटेनेबल है? हाँ ये अटेनेबल है। जरा देखते हैं अटेनेबल अगर है, मगर क्या ये मतलब डिजायरेबल है? डिजायरेबल नहीं है। देखो क्यों, अगर हम इनको, ये आगे मैं समझाऊंगा कि ये डिजायरेबल क्यों नहीं है, आगे मैं समझाऊंगा। देखिए इसका मतलब ये 10 प्रोडक्ट्स खर्च आता है एक्स गुड वन के, इसका मतलब ये 20 रुपए खर्च आता है, और 20 खर्च आता है गुड वाई के, तो इसका मतलब 20 और 20 हो गए 40 रुपया। इसका मतलब जो भी पॉइंट्स आपको बजट लाइन के नीचे मिलेंगी, इसमें अपना जो कंज्यूमर होता है ये अपने पैसे सारे खर्च नहीं कर लेता है। अब शॉर्ट में समरी सुन लो, जो बजट लाइन है, जो भी इस पर पॉइंट्स आएंगे इस बजट लाइन पर, वो पॉइंट्स ये रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई कंज्यूमर ने सारा अपने पैसा जो भी उसके पास था, उसने वो गुड वन और गुड टू को खरीदने में खर्च कर दिया है ना, लेने में खर्च कर दिया। लेकिन जो भी इसके पॉइंट्स ऊपर होंगे, ये वो पॉइंट्स है जो कंज्यूमर के लिए नॉन फीजिबल है, नॉन अटेनेबल है, जो इनको नहीं कर सकते, जो उसके लिए कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। जो इसके नीचे है कंज्यूमर के लिए ये तो पॉसिबल है, मगर इसमें कंज्यूमर का जो ये होगा, मतलब जो इसका बजट होगा ना, उसमें कुछ अमाउंट बच जाएगा, क्योंकि वो सारा खर्च नहीं करेगा। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब सर जी ये तो बजट लाइन आपने सिखा दी, मगर सर जी स्लोप भी समझा दीजिए ना। हाँ बेटा, ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है ना, सबसे पहले समझ लेना है। इससे पहले हमने पढ़ा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसको क्या बोलते थे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर आपको अच्छे से याद होगा। अरे भाई, अगर आप स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व पढ़ते थे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, उसको क्या बोलते थे आप? मार्जिनल रेट ऑफ, उसको बोलते थे हम, उसको बोलते थे हम मार्जिनल, मैं भूल गया, हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, डिमिनिशिंग होती थी वो, डिमिनिशिंग करो है ना, वो ये था। अब लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब हो गया अगर आप बजट लाइन का स्लोप निकालोगे, भाई ये याद रख लो बेटा, जैसे स्लोप हो सकता है, सवाल सीधे आए एग्जाम में, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या बनाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या बनाएगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन बनाता है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इन्होंने पढ़ाया है स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बनाएगा, और स्लोप ऑफ ये भी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ। ये मैंने पढ़ाया है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। स्लोप ऑफ, इसको क्या बोलते हैं ना, और क्या मैंने पढ़ा, हाँ, स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या बनाता है ना। तो ये सारी चीजें आप मुझे बताओ। अब लेकिन इसका मतलब आपने स्लोप समझा, लेकिन सर स्लोप तो समझाइए ना आसान भाषा में, जैसे आप समझाते हैं। अब देख लीजिए स्लोप क्या होता है। देखिए स्लोप होता है सिंपल में, आप
x की थोड़ी क्वांटिटी इंक्रीज करने से, अरे भाई लेट सपोज आप यहां पर थे, आपने पहले ये वाला पॉइंट लिया था, मान लीजिए यहां पर आप कुछ ले रहे थे, x की क्वांटिटीज x और y की क्वांटिटीज y। अब आपने बोला चलो x को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अरे भाई आपने क्या बोला, आपने बोला चलो मैं x को इंक्रीज करूं। आपको पता है जब आप x की क्वांटिटीज को ज्यादा लेना शुरू कर दोगे, आपको पता है आपके पास पैसे तो 60 ही रुपए है या जितने भी आपके पास पैसे है, अगर आप एक क्वांटिटी ज्यादा लोगे उसकी वजह से आपको दूसरी क्वांटिटी सैक्रिफाइस करना पड़ेगी। इसका मतलब हो गया स्लोप क्या हो गया, आपको x की क्वांटिटी इंक्रीज करने से, x की क्वांटिटी इंक्रीज यानी लेने से, स्पेंड x पर ज्यादा स्पेंड करने से y की कितनी क्वांटिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी भाई, उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। आई होप आपको समझ आया। एक बार और समझ लो, आपको x की क्वांटिटीज को इंक्रीज करने के लिए, x की क्वांटिटीज ज्यादा लेने के लिए y कितना आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। सर जी ये समझ आ गया, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है, अब अच्छे से सुन लेना, कंफ्यूजन नहीं होना। मान लेते हैं आपने x की इतनी इंक्रीज कर ली, अरे भाई आपने x डेल्टा x से इंक्रीज किया और y जो है ना वो डिक्रीज हो गया बाय डेल्टा y। आपको पता है स्लोप किसके बराबर आएगा, यहां पे स्लोप सीधे आएगा बराबर, भाई y कितना डिक्रीज हो गया ये मैंने 1000 बार पढ़ा है। स्लोप होता है बराबर डिक्रीज इन y डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन x। अरे भाई समझ आ रहा है, तो डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज हो गया डेल्टा y, इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया डेल्टा x। सर जी ये समझ आ गया, लेकिन सर जी आपने तो ये स्लोप लिखा है बजट लाइन इसके बराबर होता है। और ये भी सुन लो, जितने भी हमने इससे पहले पढ़े थे, चाहे इंडिफरेंस कर्व था, चाहे इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, चाहे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व था, सारों का स्लोप जो होता था ना वो कांस्टेंट नहीं था, लेकिन बजट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। वेयरएज ये जो इंडिफरेंस कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ये तीनों कर्व्स थी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती थी, इसीलिए इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं होता था। और ये भी सुन लो, जब आप मिसाल पिछली बार आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, आपने देखा था वो ऐसे कुछ है इंडिफरेंस कर्व, और आपने बोला था जितना आप एक्स को ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे, जो इसका स्लोप है दैट मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो होता था, जो इसका स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो एक्स की ज्यादा क्वांटिटीज इंक्रीज करने से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी स्लोप जो होता है ना वो डिक्रीज होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। उसी को बोलते थे आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना है, बजट लाइन का स्लोप जो होता है ना बेटा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सर जी अब समझ आया, स्लोप होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, लेकिन ये px बाई पी वाई क्या है, सबसे पहले समझ लो, ये जो px है ना दिस इज द प्राइस ऑफ x, यानी प्राइस ऑफ x, और ये जो पी वाई है इज द प्राइस ऑफ y। सर ये क्या मतलब हो गया, चलो अगर मान भी लेती है आपकी बात, लेकिन y तो ऊपर था ना, ये y कैसे नीचे आ गया। अब समझ लो, अच्छे से समझ लेना। देखो भाई मान लेते हैं आपके पास बजट कुछ था, लेट सपोज m था आपके पास बजट, या b था आपके पास टोटल, अरे भाई चलो 60 रुपए थे आपके पास, सिंपल से मान लीजिए आपके पास कितना था बेटा 60 रुपया। ये क्या यहां से डिपिक्ट करता है, ये आपकी क्वांटिटी है, समझ लो ये क्वांटिटी है। अगर मुझे क्वांटिटी को प्राइस में लिखना होगा, देखो मिसाल के तौर पर आपके पास 60 रुपीज है, आप लेट सपोज एक्स की क्वांटिटीज आपको 60 रुपीज में आपने एक्स की क्वांटिटीज खरीदी, बताओ, या आपके पास ऐसे भी समझ लो, हम जनरल में, हमारे पास प्राइस मत है, हम जनरल में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास बजट था एम का, आपने एम में से कुछ पैसे इसमें खर्च कर दिए, इसका मतलब बजट में से आपने एम में से, मिसाल आपने लेट सपोज एम में से M1 खर्च किया एक्स को खरीदने में, और इसका मतलब M1 आपने एक्स खरीदी, इसका मतलब लेकिन एक यूनिट का प्राइस क्या है px, अरे है कि नहीं, इसका मतलब जितना पैसा आपने एक्स पर खर्चाया वो होगा बराबर कितनी क्वांटिटीज एक्स की ली मल्टीप्लाइड बाय एक्स का एक यूनिट का प्राइस क्या है ना, एक्स इंटू पी एक्स। अब देख लो
यहां से आप मुझे बता सकते हो क्वांटिटी यानी x किसके बराबर आएगा, वो नहीं आएगा बराबर, इसको क्या बोलते हैं, अगर इसको आप लिख सकते हो x आएगा बराबर m1/px। क्या ख्याल है बेटा? अरे भाई ये है ना क्वांटिटी, इसका मतलब क्वांटिटी जो होता है वो आ जाता है बजट। मिसाल अगर आपके पास बजट m है, m डिवाइडेड बाई p ऑफ x। इसी तरह अगर आप क्वांटिटी ऑफ y लिखोगे वो नहीं आएगा बराबर बजट डिवाइडेड बाई पी वाई। अरे समझ आ रही है बात कि नहीं? अब समझ लो, अब समझ लेना, अब समझ लेना, अब समझ लेना। देखो अब क्या करना है, अब आपको क्या था यहाँ पे डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, वाई क्या है, वाई ये है, वाई क्वांटिटी कितनी इंक्रीज होगी वाई की, इसका मतलब वो एम बाई पी वाई में होगा। और जब आप इसको लोगे डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स नीचे से है वो एम बाई पी एक्स में होगा, है ना। तो पी एक्स खत्म, पी एक्स ये नहीं खत्म होगा, m और m खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, ये p ऑफ x ऊपर जाएगा तो ये बनेगा p ऑफ x बाई पी वाई। तो याद रखना है स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होता है ना ये पी एक्स बाई पी वाई के बराबर होता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लो सर जी ये समझ आ गया, बजट लाइन बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन सर जी कभी कभार हो सकता है ना, अब मत रोज बेचारा कंज्यूमर मत उसकी इनकम सेम रहेगी, कभी कभार उसको प्रमोशन हो गई है ना, बेचारा उसको प्रमोशन भी होनी है, आप क्यों उसकी प्रमोशन रोकने पे बैठे हुए हो? नहीं जी मैं प्रमोशन रोकने पे बैठा नहीं हूं। अब देख लीजिए क्या करते हैं, लेट अस सपोज उसकी इनकम बेचारे की इंक्रीज हो गई। तो जब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई बेटा, मान लेते हैं उसकी पहले जो थी ना बजट लाइन, मान लेते हैं उसकी जो पहले बजट लाइन थी, मान लेते हैं वो ये है। अब उसकी इनकम इंक्रीज होगी, मान लेते इसका बजट जब था ना वो 200 था, अब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, अकॉर्डिंगली बजट भी इंक्रीज हो जाएगा, मान लेते अब वो 300 बन गया। अब समझ लो इसका मतलब अब ये ऊपर जो इसके लिए अभी अनअटेनेबल कंडीशंस थी, अनअटेनेबल पॉसिबिलिटीज थी, अब ये उनको भी खरीद सकता है, वो पॉसिबिलिटीज अब इसके लिए वो इम्पॉसिबिलिटीज अब इसके लिए पॉसिबल बन जाएंगे। इसका मतलब हो सकता है इसकी जो बजट लाइन है ना वो ऊपर शिफ्ट होगी। इसका मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, बजट लाइन कहां चली जाएगी? हो सकता है ऐसा डायरेक्ट सवाल आएगा, अगर बजट लाइन अगर इनकम एक कंज्यूमर की इंक्रीज होगी, बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स मतलब अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, और इट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। तो आपको लिखना है इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स। अब हो सकता है कभी कभार बेचारे को अभी इनकम, जैसे अभी कोविड का है, लॉकडाउन है, अभी बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे जिनकी इनकम बहुत कम हो गई। जब इनकम कम हो गई इसका मतलब बजट कम हो गया, मान लेते बजट 200 से अब 100 पहुंच गया, अब इसकी जो बजट लाइन है ना वो नीचे गिर जाएगी। अब जो ये बेचारा पिछली बार खरीद सकता था अब ये वो भी नहीं बेचारा खरीद सकता है, इसके लिए वो पॉसिबिलिटीज भी अब इम्पॉसिबिलिटीज बन गई, अब इसके पास नीचे वो पॉसिबिलिटीज चेंज हो गई। समझ आ रही है बात कि नहीं? अब समझ लो दूसरा चीज, सर जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी कभार किसी कमोडिटी का चेंज प्राइस होता है, सॉरी प्राइस जो होता है वो चेंज होता है। सर क्या मतलब ये कभी कभार देखो अब दो पॉसिबिलिटीज है, प्राइस कभी कभार बढ़ सकता है एक्स का, या प्राइस कभी कभार घट सकता है ना। देख लो जब प्राइस बढ़ेगा, बताओ ये एक्स की क्वांटिटीज को ज्यादा खरीद सकता है कि कम खरीद सकता है? ये तो कम खरीदेगा। इसका मतलब अगर प्राइस घटेगा अब क्वांटिटीज ये ज्यादा ले पाएगा। भाई जी समझ आ गया, सर जी समझ आ गया। अगर एक्स के प्राइस जो एक्स है, एक्स कमोडिटी, एक्स गुड जो है, अगर इसके प्राइस में चेंज आई, लेट सपोज मान लेते हैं इसके प्राइस इंक्रीज हो गया, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा अब ये उतनी क्वांटिटीज एक्स की नहीं ले पाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। अब लेट सपोज अगर ये 60 रुपए में 60 यूनिट्स ले रहा था, अब लेट सपोज एक यूनिट, इसका मतलब 1 रुपए में, अब लेट सपोज एक यूनिट 2 रुपए में आया, 2 रुपीज पर यूनिट, अब कितनी क्वांटिटीज खरीदेगा? 30, अब कम ही खरीदेगा। इसका मतलब ये हो गया जितना प्राइस किसी यूनिट का बढ़ जाएगा उतना अगर मिसाल के तौर पर पहले इसकी ये बजट लाइन थी, अगर एक्स का प्राइस बढ़ गया तो इसकी जो बजट लाइन है ना वो ऐसे अंदर के जैसे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, लेफ्ट साइड से शिफ्ट हो जाएगी, ये इस साइड से शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? वो आ जाएगी फिर इस प्लेस पे। क्यों? अगर इस वक्त वो एक्स की क्वांटिटीज 50 खरीद रहा था फुल बजट में, मिसाल इसको 50 रुपए में 50 आती थी, लेकिन क्यों उस वक्त 1 ही रुपए में सारा आता था, लेकिन अब अगर प्राइस बढ़ गया हो सकता है इसको 35 ही यूनिट्स अब आएंगे, मान लेते अब वो 35 आएंगे। इसका मतलब जितना प्राइस बढ़ेगा उतना बजट लाइन जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब ये भी समझ लो, अब जितना बजट इसका मतलब जितना प्राइस बढ़ेगा उतना क्वांटिटीज कम हो जाएगी, जितना क्वांटिटीज कम उतना बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स
लेफ्ट वो ये वाला है। अब अगर लेट्स सपोज प्राइस कम हो गया, क्वांटिटीज अब ये ज़्यादा ले सकता है, अगर इसने 50 पिछली बार ली थी अब ये 70 लेगा लेट्स सपोज, इसका मतलब यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सर जी ये तो आपने एक्स का बोला, सर अगर वाई का होगा, वाई का कैसे होगा? सिंपल वैसी ही बात है। अगर बेटा जी अगर आपके पास वाई का इंक्रीज हो गया है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम गलत हो गई है तो ये मैं ठीक कर लेता हूँ, मैं अब खुद बना लेता हूँ डायग्राम। एक्चुअली डायग्राम दोनों की सही एक ही आ रही है, एक मिनट। तो अच्छा जी, हाँ डायग्राम दोनों की एक ही आई। देखिए अगर यहाँ पे मैं नया बनाता हूँ, अगर अब y की लेट्स सपोज y जो प्राइस है उसका इंक्रीज हो गया, y का जो यूनिट एक यूनिट का प्राइस है वो इंक्रीज, इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ y विल डिक्रीज। इसी तरह अगर प्राइस इन y डिक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी ऑफ y इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारे पास ये आपके पास बजट लाइन थी, ये आपके पास बजट लाइन थी, देखो अब मैं रेड से दिखा रहा हूं, अब बजट लाइन मान लेते हैं प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी? डिक्रीज। इसका मतलब कुछ इस तरह हो जाएगा। अब y की क्वांटिटीज यहां से यहां पहुंच जाएगी। अब अगर लेट सपोज अब अगर प्राइस घट गया, अब क्वांटिटीज y की इंक्रीज, इसका मतलब क्वांटिटी जब इंक्रीज तो इस तरह हो जाएगा। अब अगर इधर था 50 क्वांटिटी ऑफ y, अब यहाँ पे 60 बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये ग्राफ ये गलत है, यहाँ पे ये मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ फाइल को, तो यहाँ पे गलती से आ गया है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। अब कभी कभार क्या हो सकता है काम, कभी कभार दोनों के दोनों प्राइस चेंज हो सकते हैं। मिसाल कभी कभार प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y अगर ये दोनों इंक्रीज हो गए, आपको पता है अगर ये दोनों इंक्रीज हो गए, इसकी वजह से आपको मैंने अभी पढ़ा जब प्राइस ऑफ x इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से बजट लाइन कहां से आती है? लेफ्ट साइड। और अगर प्राइस ऑफ y भी इंक्रीज हो गया, मैंने अभी पढ़ा, इसकी वजह से बजट लाइन कहां से हो जाएगी? लेफ्ट साइड। इसका मतलब अगर पहले यहां से थी, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो आपकी बजट लाइन नीचे से शिफ्ट होगी, ऐसे यहां तक पहुंचेगी। और अगर प्राइसेस कम हो गए, P ऑफ x कम, P ऑफ y कम, आपकी बजट लाइन ऊपर चली जाएगी। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। आई होप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ क्या समझ आया कि नहीं आया। अब है लास्ट वाला पॉइंट, यानी अब जो मुझे समझाना था यूजिंग बजट लाइन। अब मुझे यूजिंग बजट लाइन, यूजिंग इंडिफरेंस करो, अब हम कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कैसे समझाएंगे, है ना। देखो सर जी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वो होता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब होता है जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, है ना, जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। लेकिन कंज्यूमर को बेटा जी सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी मैक्सिमम? कंज्यूमर को तभी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलेगी भाई जब वो, देखो अगर हम इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे, इंडिफरेंस कर्व्स बहुत सारी होती है। अब जितने आप ऊपर इसको इंडिफरेंस कर्व दोगे ना, देखो मिसाल आप इसको समझ लो, अब इसको समझ लो, अच्छे से समझ लेना, थोड़ा मैं समझा लेता हूं। चलिए इधर मैं थोड़ा ग्राफ बना लेता हूं, ये यहां से मान लेते एक इंडिफरेंस कर्व यहां पे है, मान लेते हैं दूसरी यहां पे है, तीसरी यहां पे है, चौथी यहां पे है ना। ये क्या है? इंडिफरेंस कर्व्स मान लेते हैं। ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है और ये IC4 है। आपको पता है जितना जितना ऊपर जाएगा ना उतना उतना इंडिफरेंस कर्व्स में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें। अब देखो कंज्यूमर को अब कहां पर हम रखें, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? लेकिन यहां पर तो पहले बजट लाइन भी देखना है ना। देखो मैं बोलूंगा सीधे कि सर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, अरे नहीं IC4 पर आप कैसे कहोगे? अब तो बजट भी देखना पड़ेगा ना। मान लेते हैं बजट जो है इस कंज्यूमर का, मैं रेड से बना लेता हूं, बजट जो है कंज्यूमर का बजट लाइन वो ये है, वो क्या है? वो ये है। अब समझ लो बजट ये है। अब बताओ क्या इस कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम ये होगा? हालांकि चलो इसको मान लेते हैं IC4, हालांकि IC4 में सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा है, लेकिन बेचारा इसके पास तो इतने पैसे नहीं है ना, ये कैसे वहां पहुंच सकता है? अगर आप उसको वहां पर सेटिस्फैक्शन दोगे तो ये तो होगी बात कि मतलब ये इसको कभी अटेन ही नहीं कर सकता है ना। इसको हमें ऐसा इक्विलिब्रियम मतलब बनाना है, बताना है जो ये अटेन भी कर सके, जो ये ऐसा नहीं बताना है इक्विलिब्रियम ऐसा बताना है जो ये अटेन ही नहीं कर पाए। तो बता दीजिए क्या ये IC3 पर पहुंच सकता है? इसका मतलब ना ही ये IC4 पर जाएगा ना ही ये IC3 पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके वो रीच के बाहर है, इसके पास पैसे उतने नहीं है। अब मसला है क्या ये IC1 पे जाएगा? IC1 पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि IC1 पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि IC2 पर इसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, है ना, नंबर 1। अब सर जी समझ आ गया, लेकिन सर जी IC2 पर जाएगा, हाँ IC2 पर ही तो इसको रहना है। अरे भाई IC2 पर ही तो इसको रहना है, ये समझ लीजिए। ये अगर IC1 है, ये यहाँ पे टच नहीं होता इसके साथ, यहाँ पर मैं थोड़ा नए से बना लेता हूँ। ये अगर हमारे पास IC1 है, ये IC2 है, मान लेते हैं ये हमारे पास बजट है, तो ये हमारे पास बजट लाइन इस तरह है।
तो इसका जो ये इसका मतलब इसको जो सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए ना वो IC2 पर ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि बजट लाइन उसी के साथ टच हो रही है, लेकिन बजट लाइन जहां पर इसको टच हो जाएगी, टेंजेंट जहां पर ये होगी, वहीं पर उसी पॉइंट पर यहां बोलेंगे कंज्यूमर को क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पहुंच गया। अब इस पॉइंट पर सुन लो बेटा, सुन लो, अब इस पॉइंट पर जहां पर ये एक IC है यानी इंडिफरेंस करूं और ये बजट लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट पर उस कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। दैट मींस इस पॉइंट, जब आपको ये पॉइंट मिलेगा ग्राफिकली, आप नहीं बता सकते हो यहां पर एक्स के कितने इसने खरीदे थे। मान लेते हैं अगर इसने 20 यहां पे खरीदे और लेट सपोज यहां से वाई आपको दिख रहा है ग्राफ से 40, इसका मतलब अगर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है, इसको 20 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीदने हैं और 40 यूनिट्स ऑफ वाई खरीदने हैं। और इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि बजट क्या है कंज्यूमर का, है ना। तो इसका मतलब आपने अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस करो भी समझ लिया। मगर अब थोड़ा इसको थोड़ा डीपली, अब मैंने थोड़ा आपको मोटे मोटे अल्फाजों में बोला, लेकिन अब थोड़ा इसको थोड़ा जांच लेते हैं, थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। अब समझ लीजिए कौन सी दो कंडीशंस है भाई, कौन सी दो कंडीशंस है जिनको कंज्यूमर को फुलफिल करना है, ठीक है, ताकि वो इक्विलिब्रियम में पहुंचे। अगर आपको इक्विलिब्रियम में पहुंचाना है अपने कंज्यूमर को, दो कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले ये वाली सबसे पहली कंडीशन है, ये वाली सेकंड कंडीशन है। सर जी ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है ना, ये आपकी नेसेसरी है। क्या है? नेसेसरी, मगर ये सफिशिएंट नहीं है, मगर ये सफिशिएंट नहीं है, है ना। अच्छा जी, ये जो दूसरी कंडीशन है डिमिनिशिंग MRS, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन। अब देख लो क्या सर जी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? MRS क्या होता है बेटा? MRS मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कौन सा वाला होता था, याद दिलाओ। अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, इसका जो स्लोप होता था ना वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये मैं यहां पे इसको लिखूंगा, अच्छे से समझ लेना। इसको मैं लिखूंगा दिस इज द स्लोप ऑफ शाबाश, दिस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बताया ना मैंने अभी। अब मैंने बताया px/py, इसको जानते हो? अभी हमने पढ़ा दिस इज द स्लोप ऑफ, शाबाश, दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसका मतलब इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर आ जाएगा। ये अगर बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व है। कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट इनमें ऐसा है जिन पर स्लोप दोनों का इक्वल है, जिन पर दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। देख लीजिए यहां पर स्लोप जो होता है ना, मैंने आपको बोला इंडिफरेंस कर्व में स्लोप किसके बराबर होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर, तो MRS। और मैंने आपको यह भी पढ़ाया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS, यानी डिमिनिशिंग, जितना जितना आप एक्स को ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे उतना MRS जो है ना वो डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर इन दोनों के जो ये होंगे ना, इसका मतलब स्लोप बराबर होगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से ऊपर जाओगे, इस पॉइंट से ऊपर आपको MRS बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट से ऊपर MRS जो होगा वो बड़ा होगा टू दिस px/py। समझ आ रही है बात कि नहीं? इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट से, इसको मैं थोड़ा यहां पे लिखूंगा, थोड़ा बना लेते हैं, यहां पर ये वाला पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, जितना जितना ऊपर जाओगे उतना इस IC का स्लोप यानी MRS ये बढ़ जाएगा टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट से नीचे जाओगे, आपका जो स्लोप है किसका, IC का, आपका जो स्लोप है IC का वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द बजट लाइन। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितना हम आगे, अब सर जी आप बोलोगे बजट लाइन के स्लोप को कुछ नहीं हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया है बजट लाइन का स्लोप सेम रहेगा। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। देखिए आराम से देख लीजिए, अच्छे से देख लेना। ये आपके पास ग्राफ है ना, आप देख लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व है, समझ लिया कि नहीं? ये आपके पास क्या है, इंडिफरेंस कर्व। अब मैं यहाँ पे रेड से बना लेता हूँ बजट लाइन। मान लेते हैं ये आपकी बजट लाइन है, या यहाँ पर इसको टच कर रहा है, ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है। अब समझ लेना बेटा अच्छे से, ये IC है। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर भाई, इस पॉइंट पर दोनों का स्लोप, इसका भी स्लोप, यानी इसका मतलब स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल बी इक्वल। ये जाहिर है क्योंकि वहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है जितना जितना इंडिफरेंस कर्व में
जितना जितना आप प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करोगे, एक्स को ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करोगे, उतना उतना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो डिक्रीज होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट ए से ऊपर ऊपर यानी यहाँ की ओर, ये वाला रीजन, इस पॉइंट की ओर, अब सर स्लोप ऑफ बजट लाइन चेंज नहीं होता, मैंने अभी बोला स्लोप ऑफ बजट लाइन सेम होता है हमेशा, इस पॉइंट हमेशा सेम होता है। इसका मतलब चेंज कौन होता है, खाली इंडिफरेंस करो का स्लोप यानी एमआरएस चेंज होगा इस पॉइंट पर सेम। अब लेकिन ऊपर पर क्या होता है, जितना आप देखो मैंने अभी बोला, जितना आप प्रोडक्ट्स को ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे, ज्यादा ज्यादा कहां से कंज्यूम हो जाएंगे, यहां से, जितना आप ज्यादा ज्यादा कंज्यूम हो जाओगे एमआरएस कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां से एमआरएस कम, इसका मतलब यहां से एमआरएस जो है दैट इज लेस देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसके ऊपर ऊपर एमआरएस जो है दैट इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो हमारा देखो अब बोलते सर इस पॉइंट पर, अभी समझ लो, अच्छे से समझ लेना, आज समझ लेना, बस दोबारा समझ, ये पॉइंट है सर जी, इस पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब एक बार और समझ लो, इसको थोड़ा यहां पे बना लेते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। ये सर जी समझ आया, ये आपका इंडिफरेंस करू है ना, ये आपका इंडिफरेंस करू है सर जी, ये आपकी बजट लाइन है ना। अब समझ लो, ये अब समझ लेना है बेटा। अच्छा जी, ये आपकी इंडिफरेंस करू है सर जी, हमें समझ नहीं आ रहा है इस इंडिफरेंस करू पर ये पॉइंट, 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 सारे के सारे पॉइंट्स एक जैसी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, है ना, आपको मैंने पढ़ाया है वो। इस इंडिफरेंस करू पर सारे के सारे पॉइंट्स क्या देंगे, एक ही सेटिस्फेक्शन देंगे। मगर सर जी आपने क्यों बोला कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यही वाला पॉइंट होगा, क्योंकि अब थोड़ा दिमाग से सोचो, अब मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप देखोगे मिसाल के तौर पर ये वाले पॉइंट्स देख लो, कौन कौन से वाले पॉइंट्स, बेटा अच्छे से समझ लेना, एक बार समझ लो। अगर आप देखोगे ना सर जी, हम बोलते कंज्यूमर को ये वाला पॉइंट देते, लेट सपोज ये वाला, लेकिन बेचारे को तो कंज्यूमर को, मैंने आपको अभी बोला था, जो भी इस बजट लाइन के ऊपर ऊपर होते हैं पॉइंट्स, इधर ये वाले पॉइंट जो होते हैं वो बेचारे कंज्यूमर के लिए क्या होते हैं, कंज्यूमर बेचारा उनको अटेन नहीं कर सकता, क्यों, उसके पास बजट उतना है ही नहीं। इसका मतलब इन सारों पे सेटिस्फेक्शन से, मगर बेचारा कंज्यूमर ना ही इस पॉइंट को पकड़ सकता, ना ही इसको, 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 ना इसको, ना इसको, ना इसको, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसे नहीं है। अब कंज्यूमर बेचारा किसको पकड़ेगा, वो पकड़ेगा इसको, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर के बजट पर है ये पॉइंट, और ये पॉइंट आईसी पर भी है, इसका मतलब इसीलिए वो इसको पकड़ेगा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है, अरे भाई समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है। अब दूसरी कंडीशन, इसका मतलब पहली कंडीशन आपने समझ लिया, क्या है पहली कंडीशन, फॉर ए कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम the MRS, that means marginal rate of substitution, that means slope of the indifference curve should be equal to the slope of the budget line, number one. Number two, the MRS should diminish, that means, अरे भाई अब तो समझ आ रहा है, इसका मतलब MRS डिमिनिश होने का मतलब जब इंडिफरेंस करू में यहां जाओगे ना, जितना जितना ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते जाएगा उतना उतना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब दोनों कंडीशन जब सेट्स पे हो जाएंगी ना, तब हम बोलेंगे ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इसका इक्विलिब्रियम अटेन कराएगा। इसका मतलब ये क्यों इसने बोला कि इसका डिमिनिश करना चाहिए एमआरएस, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, जब डिमिनिश होता है ना एमआरएस, तब जो शेप बनती है ना इस आईसी की, वो बनती है कन्वेक्स। अगर खुदा ना खास्ता इस आईसी की शेप कनकेव बन गई ना, तो फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाएगा भाई। तो फिर इसको देख लो, अच्छे से समझ लो। अगर हो सकता है, मान लेते हैं, अब अगर डिमिनिश नहीं हुआ एमआरएस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर एमआरएस डिमिनिश नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर ये बढ़ गया, इसका मतलब जब ये बढ़ जाएगा ना, ये जो फिगर बनेगी ना, ये कनकेव बन सकती है। क्या बन सकती है, कनकेव। जरा देख लो कैसे बनेगी, मिसाल के तौर पर ये ऐसे, मान लेते ये ऐसे बनेगी। अब बजट लाइन कैसी थी, बजट लाइन तो ऐसी ही थी, लेकिन बजट लाइन में चेंज हुई बजट। अब बताओ क्या ये इसको अटेन कर पाएगा, नहीं। इसका मतलब ये हो गया, अब बेचारा कंज्यूमर इसको कैसे पहुंचेगा, इसका मतलब कंज्यूमर के लिए ये जो ये करू है, अब इसके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, ये इसके लिए अटेनेबल नहीं है। अब दूसरी करू होगी कोई जिस पर ये आ जाएगा, अब इससे इसको इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकता है। हो सकता है कोई और करू होगी जो इसके नीचे होगी, जो इसके नीचे होगी कोई और करू, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, लेकिन अब ये इसके रीच के बाहर हो जाएगी। इसका मतलब ये चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब इसको मैं थोड़ा डायग्राम से दिखा देता हूं बस, और इसको एंड करते हैं। ये आपके पास मेरी डायग्राम है, ये देख लीजिए। मेरे पास बहुत सारे आईसीज है, ये i4 है, i3 है, i2 है, i1 है। कंज्यूमर i4 और i3 को नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके आउट, ये इससे तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, लेकिन बेचारे की बजट लाइन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब बजट लाइन है, इसके ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स है ऊपर ऊपर, उनको तो बेचारा ये अटेन नहीं कर सकता, इसके पास उतने पैसे नहीं है, वरना इसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल सकती थी, लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए ना। अब लेकिन सर जी क्या ये i1 को पकड़ेगा, सर जी i1 को क्यों नहीं पकड़ेगा, आप समझ लेना। देखो
I1 देखो इसके पास है ना पैसे है ना, इसके पास मिसाल बजट लाइन है, ये डिपेंड करता है पैसे कितने। सर यहाँ पर भी तो इसके पैसे फुल यूज हो रहे हैं यहाँ पर भी, फिर ये I1 को क्यों नहीं पकड़ेगा बेटा? I1 को इसलिए नहीं पकड़ेगा क्योंकि इसको I2 के निस्बत में इसमें सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी। इक्विलिब्रियम बोलते ही है इसको कि जहां पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, वो कहां पर मिलती है इसको? I2 पर। आई होप आपको इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस करूं पूरी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आई होप आपने इन लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह अगले क्लास से मैं आपको थ्योरी ऑफ डिमांड यानी डिमांड एनालिसिस को पूरा एनालाइज करेंगे, हर कोई चीज पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड है क्या, उसके एजम्पशंस है क्या, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज है क्या, उसके बाद यानी डिमांड करू की प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसके एक्सेप्शंस क्या क्या, जैसे जिफन गुड है, उसके बाद उसका इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिमांड क्या है, सारा का सारा बिल्कुल वाज़ेह करके बताऊंगा। आप बस हमारे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहे, और सबसे बड़ी चीज आप पर ये अभी जिम्मेदारी बनती है कि आप लेक्चर्स को फॉरवर्ड किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपके फ्रेंड है जो आपको लगता है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आपको ये भी लगता है कि ये फायदेमंद हो सकते हैं उनके लिए, आप इसको जरूर इस नियत से पहुंचाइए कि आपके लिए एक सदका बन सकता है। ठीक है, तो बस मुझे भी जाहिर सी बात है, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा आपके साइड से। ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो और टेलीग्राम पर इंशाल्लाह ये जो जहां तक मैं ये PDF बनाई है, इंशाल्लाह ये आपको सारा मटेरियल पहुंच जाएगा। उम्मीद है आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज अपने इंडिफरेंस करू को अच्छे से एनालाइज किया होगा कि इंडिफरेंस करू और बजट लाइन को क्यों इकट्ठे पढ़ाया जाता है, और इंडिफरेंस करू और बजट लाइन का क्या आपस में कनेक्शन है, वो कनेक्शन कैसे इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करता है। तो आज का लेक्चर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इक्विलिब्रियम हम कैसे इंडिफरेंस करू टेक्निक से एक्योर करते हैं, अटेन करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ और एक और अच्छी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।